हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस वीडियो में मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मार्च 2025 में आयोजित हुई गणित विषय की परीक्षा का हल करवा रही हूँ। 2.5 घंटे का आपका पेपर था और 80 नंबर की परीक्षा थी। ठीक है, और अब हम शुरू करेंगे भाग कैसे। 1 से 10 तक के सही उत्तर हैं, ये देखो। आपको बस ये फुटे का एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ 0 से लेकर 4 तक अगर हम पढ़ते हैं तो ये 4 बनता है। भाई इतनी दूरी 1 है तो 2 और ये 3 और ये 4। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो पेंसिल की लंबाई यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3 4 और 5। तो 5 सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगा दिया है। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। इस आकार में सभी भुजाओं की लंबाई समान है। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। एक की लंबाई 12 है तो 6 की लंबाई 12 छिक 72 हो जाएगी, जिस पर मैंने टिक लगा रखा है। तीसरे पर आ जाओ। कितने रेखाओं के कितने जोड़े समानांतर है। तो देखो ये समानांतर है, ये समानांतर और ये है, तो 3 सही उत्तर हो गया। चौथे पर आ जाओ। 60 का उचित अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 5 60। पांचवें में कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में रखा गया है, जो सबसे बड़ी संख्या शुरू में है, यानी कि सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। तो सही उत्तर पर मैंने पहले ही अपना कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो, हाईलाइट किया हुआ है। छठे पर आ जाओ। चित्र के छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया दशमलव भिन्न क्या है। तो ये 10 हिस्से हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये कुल मिलाकर 10 हिस्से हैं और 10 में से 4 में अपना रंग हो रहा है। 4 हिस्सों में रंग हो रहा है। तो 4 में रंग हो रहा है तो उसको 0.4 बोलेंगे। 4/10 10 का मतलब 0.4। सातवां प्रश्न कहता है कि एक कटोरे में 726 पत्थर है और एक बार में 6 पत्थर निकालने हैं। तो कटोरा खाली करने के लिए कितनी बार पत्थर निकालने होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। 726 को उठाकर 6 से भाग कर दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 2 उतारा, ऊपर से यहाँ 6 उतारा, तो 6 एकम 6 और 121 बार। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि संख्या रेखा पर बिंदु P दिखाई नहीं रहा। n से 5 इकाई दूर है। अब मेरी बात सुन लेना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और बेटा यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 5 और इस 6 का नाम n है। n से 5 दूर और m से 2 दूर है। अब अगर n से 5 दूर इधर जाऊं मैं, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5। n से 5 दूर ये हो गया और m से 2 दूर है। m से 2 दूर है तो ये बिंदु तो m से 2 दूरी पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा। उल्टी दिशा का मतलब, अब देखो, m से 1 2 3 4 और 5 हो गया और m के लिए मैं ब्लैक कलर ले लूं तो m से 1 और 1 2। ये बिंदु कहाँ है, O के और L के बीच में है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। इन पैटर्न की आकृतियों को ध्यान से देखो और 54वें स्थान पर कौन सी आकृति है। आप 4 आकृति पकड़ो। इस पहली आकृति में बिंदु ऊपर है। दूसरी आकृति में इसको ऐसे उल्टा कर दिया गया तो यहाँ आ गया। फिर इसको ऐसे उल्टा कर दिया गया, मतलब उल्टी चल रही है ये आकृति, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। आगे फिर वही 5वें में यहाँ आ गया, 6ठे में फिर इसको ऐसे कर दिया, 7वें में ऐसे कर दिया और 8वें में ऐसे कर दिया। तो अब आपने यहीं से पकड़ लेना। देखो पहला दूसरा, देखो एक थोड़ा साफ करके मैं लिखूं इस पे। तो बेटा 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलो। 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके जब आप लिखोगे तो 54 यहाँ आ जाएगा और 54वें स्थान पर जो आकृति है वो ये आपकी ए आकृति आ जाएगी। ठीक है। आपको अगर इस पेपर का पीडीएफ चाहिए, यानी ये पेपर ऐसे का ऐसा छपा छपाया चाहिए, तो मैंने 6ठी से 8वीं का टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप उस पर मुझे ज्वाइन कर लेना। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 98 और 5 अंकों की संख्या का जोड़ डेल्टा है। मान लो 5 अंकों की संख्या का नाम x है। अब 98 के अंदर मैं उस 5 अंकों की संख्या को जोड़ दूं तो डेल्टा आ गया। तो x को तो मैं यहीं रखती हूँ और 98 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो डेल्टा घटा 98। अब कहता है कि 28 में अगर वही 5 अंकों की संख्या जोड़े और वो 5 अंकों की संख्या है x।
अब क्या कहता है कि अगर मैं 28 में x जोड़ू तो क्या आएगा। अब x का मान तो ये है बेटा, तो x की जगह पर रख दो डेल्टा घटा 98। 28 में से 98 घटाओगे घटा का 70 और डेल्टा घटा 70 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ये 10 प्रश्न MCQ थे। अब ये भाग ख में भी प्रश्न तो एक एक नंबर के ही हैं, लेकिन थोड़े से डिटेल में है। ये कहता श्री मेहता ने वजन मापने की मशीन पर 2 बार खड़े होकर पहले अपनी बेटी के साथ और फिर बिना बेटी के अपना वजन नापा। ये वजन उन्होंने अपनी बेटी को गोदी में ले रखा है तो 73 किलो आ रहा है। ये वजन बिना बेटी के आ रहा है तो फर्क कितना, तो 73 में से 67.5 मैंने घटा दिया तो 5 किलो 500 ग्राम वजन आ गया। मेहता की बेटी का वजन कितना था। दूसरा देखो, ये ध्यान रखना कि ये केवल लेस देन का निशान है। 2.85 छोटा है या बड़ा है, तो ये 2.85 छोटा है 4.1 से। ये जो ये खालिस्तान का निशान था, इसमें ये छोटे का निशान आ जाएगा। 13वें में बताना है कि ये उत्तर और ये उत्तर बराबर है या नहीं। तो एक को एक से गुणा करोगे तो भी एक आएगा और एक को एक से भाग करोगे एक, तो दोनों बराबर हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 14वें पर आ जाओ। रानी अनीता जस्सी जोया को समान लंबाई की तार का एक एक टुकड़ा दिया गया। मान लो मैं आपको ये वाला तार दे दूं, वे इन तारों से अलग अलग आकारों में मोड़ते हैं जो नीचे दिखाए गए। एक ने तो ये 6 आकृति, रानी ने ये बनाया, अनीता ने ये बनाया, जस्सी ने ये बनाया और जोया ने ये बनाया। दिए गए आकारों में हरेक की सभी भुजाओं की लंबाई समान है, तो किसके आकार की भुजा सबसे लंबी होगी। जितनी कम भुजा होंगी, इसमें 4 ही भुजाएं हैं तो इसमें सबसे ज्यादा लंबाई होगी, तो अनीता की आकृति आ जाएगा। 15वें पर आ जाओ। वरुण ने 38,3838 और 4,142 के बीच की संख्या लिखी। 3 खालिस्तान एक साथ, यहाँ पर गिर गई स्याही। सुन लो, स्याही की एक बूंद गिर गई, तो वह कौन सा अंक हो सकता है जिस पर स्याही की बूंद गिरी। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 8 तक लिखूंगी तो वो नंबर 38 से छोटा हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ 9 लिखूंगी तो ये 3,917 जो है इन दोनों के बीच आ जाएगा। आगे चलते हैं। 10,39,854 में से 10 लाख घटाने पर क्या आएगा, ये मैंने घटा कर दी, उत्तर लिख दिया 9,39,854। 17वां देखो, एक अज्ञात संख्या x का 3 गुना 3x हो गया। भाई x का 3 गुना 3x हो गया और उसमें से 3 घटाया जाए तो घटा 3 हो गया, तो उत्तर आ जाएगा 3x घटा का 3। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 18वां देखो, नीचे दिया गया पैटर्न अगर जारी रहता है, ऐसे ही चलता रहे, तो आकृति 5 में कितने वर्ग होंगे। इसको एक वर्ग लेना है, इनको 3, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना है। तो इस आकृति को पूरा कर लो। यहाँ नीचे 4 वर्ग थे ना, तो नीचे मैंने 5 वर्ग ये हो गए, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गए। इन सबको जोड़ दो तो 15 वर्ग बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 9,085 में कौन सी संख्या जोड़े। अगर मैं 9,085 में 5 जोड़ती हूँ तो 9,090 बन जाएगा और वो 9 से पूरा भाग हो जाएगा। और एक एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 5,89,298 में 1 जोड़ा जाए। सुन लो मेरी बात, यहीं पर जोड़ देती हूँ मैं। 5,89,298 में 1 जोड़ा तो 992, ये बन गया 5,89,299। तो परिणाम का मतलब ये वाला जो उत्तर आया है 299, वो 5,89,300 का क्या है, पूर्ववर्ती है कि परवर्ती, इसके बाद आ रहा है कि पहले आ रहा है। तो ये इससे पहले आ रहा है, तो ये इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 21 में से 20 से 30 तक, 20 से 30 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है। 21 से 28 तक 2-2 नंबर के प्रश्न है। ये एंगल्स दे रखे हैं आपको, इनमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और सरल कोण छाटने। न्यून कोण जो 90 से कम होता है, अधिक कोण जो 90 से बड़ा 180 से कम होता है, समकोण जो 90 का होता है, सरल कोण जो 180 का मैंने छाट कर लिख दिए हैं। और अब 22वें पर आ जाओ भाई। ये क्या कहता है, द टैली चार्ट, हिंदी में बताती हूँ। नीचे दी गई तालिका छात्रों द्वारा पसंदीदा पेय पदार्थों को दिए गए मतों की संख्या दर्शाती है। यानी कि भाई कोई बच्चे को सेब का रस यानी एप्पल जूस पसंद है तो वो कितने बच्चे, तो देखो ये जो निशान होता है 1 2 3 4 और ये 5 का होता है, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। फिर नींबू पानी 11 बच्चों को पसंद है। कोला 5 और 5 10 और 5 15 और 4 19 बच्चों को पसंद है। दूध 17 बच्चों को।
प्रश्न पहला क्या है कि कौन सा पेय पदार्थ को अधिकतम मत मिले, कौन से, तो सबसे ज्यादा सेब को मिले तो सेब का रस आ गया। और कितने मत मिले, तो 20 मत मिले। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूध को नींबू पानी से कितने अधिक मत मिले, तो देखो भाई, दूध को मिल रहे हैं 17, नींबू पानी को 11, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 6 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर बता रखा है। अब आगे चलते हैं। 48/84 का तुल्य भिन्न खोजे। ये 48/84 है जिसका हर 14 हो। अब इसके हर में 14 कब आएगा, जब मैं इसको 6 से भाग करूंगी। तो जो चरण आपने अपनाया उन्हें दिखाएं। तो मैंने ऊपर भी 6 से भाग कर दिया और नीचे भी 48 को 6 से भाग करा तो 8 आ गया और नीचे 14 आ गया। अब चलो 24वें प्रश्न पर। थोड़ा सा इस प्रश्न की भाषा थोड़ी अलग है। इस पर एक पूर्ण संख्या रेखा दिखाई गई है, 5007 से चल रहा है और यहाँ आया, फिर यहाँ आया, दो दो के फर्क पे, और आगे फिर ये पीछे आ रहा है एक एक के फर्क पे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित संक्रिया लिखो। संक्रिया माने जमा घटा गुणा भाग क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये घटा कर रहा है। क्या कर रहा है, घटा कर रहा है। ओके, अब इस संक्रिया का परिणाम लिखो। तो परिणाम तो भाई आखिर में तो ये 5001 पे आके रुक गई थी, ध्यान से देख लो। यही बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है कि इस संक्रिया का आखिरी परिणाम तो ये है 5001। और नंबर एक ये है, प्राप्त हुई संख्या की पूर्ववर्ती लिखो। तो यहाँ पर तो हिसाब से ये 5001 पे रुक गया, आगे दिखा नहीं रहा। तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 5001 में से 1 घटा दो तो 5000 आ जाएगा। अगर इसको, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इसको यहाँ पर रुका हुआ मानते हैं तो ये संख्या हो जाती है 5000, और फिर 5000 का पूर्ववर्ती लोगे तो वो 4999 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये ठीक है। कई ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कह रहा है कि इस संक्रिया का परिणाम लिखें। परिणाम क्या होता है कि संख्या कम हो जाती है। तो आखिरी में तो यहीं पे रोक दिया ना बुक वाले ने, तो इससे आगे प्रिंट ही नहीं किया। आगे तब हमने अपना दिमाग लगाना है। ये चिन्ह तो पूर्ववर्ती के लिए दिया गया है। 25वें पर आ जाओ। नमन की उम्र x वर्ष है, तो ये मैंने लिख दिया, नमन की उम्र x वर्ष। यहाँ लिखा हुआ है रोहन की उम्र नमन से दुगनी है, तो रोहन हो गया 2x, दुगनी का मतलब 2 से गुणा कर दो। 5 वर्ष बाद नमन और रोहन की उम्र ज्ञात करो। तो 5 वर्ष बाद नमन, देखो अभी नमन x वर्ष का है, नमन अभी x वर्ष का है। सुन रहे हो मेरी बात को, अभी नमन x वर्ष का है। तो उस x के अंदर अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 5 साल बाद की आयु आ जाएगी। तो ये हो गई 5 साल बाद की आयु। और रोहन अभी कितने साल का है, 2x का। तो 5 साल बाद निकालने के लिए मैंने 2x में 5 जोड़ दिया, 2x जमा 5 वर्ष। 26वें पर आ जाओ बेटा। कहता है रूहान ने कहा कि यदि किसी चतुर्भुज में निम्नलिखित गुण है तो वह निश्चित रूप से एक वर्ग है। 4 गुण दे रखे हैं। पहला क्या है, विपरीत भुजाएं समानांतर है, यानी कि कुछ ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि विपरीत कोण बराबर है, यानी कि ये वाला कोण तो इसके बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। आसन कोण पूरक है। आसन का मतलब साथ वाले, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जोड़ 180 है। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर बांटते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ू तो बाइसेक्ट है, यानी बराबर भागों में काटते हैं। ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा, और दोनों के बीच में 90 का कोण और दोनों के हिस्से बराबर है। तो कहता है रूहान क्या कह रहा है कि भाई, रूहान कह रहा है कि ये आकृति एक वर्ग है। तो प्रश्न क्या है कि क्या रूहान सही है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, रूहान सही है। इसका जो प्रूफ है कि भैया ये वर्ग कैसे बना, तो ये आपके लेवल से थोड़ा आगे की चीज है। 7th 8th में सर्वांग समता आती है, उससे इसका प्रूफ आता है। तो मैं आपको इसका प्रूफ नहीं बताऊंगी। इसमें सिंपल सी बात है कि जब विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, भुजाएं भी समानांतर है, कोण भी, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और ये आकृति असल में क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये कहता है कि यदि हाँ तो अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। इसको सिद्ध करो। तो आपको सिद्ध करने के लिए बहुत लंबा करना पड़ेगा, तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि सर्वांग समता का नियम आता है जिसकी सहायता से हम बाद में इसको सिद्ध करते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हो
कि दिए गए, दी नहीं बल्कि ये लिखो, दिए गए गुणों के आधार पर, दिए गए गुणों के आधार पर, दिए गए गुणों के आधार पर यह चतुर्भुज एक वर्ग है। यह चतुर्भुज एक वर्ग है। आगे कहते हैं यदि नहीं तो बताओ कि चतुर्भुज वर्ग हो तो कौन सी जानकारी चाहिए। तो जब हमने बता ही दिया कि हाँ भाई वो वर्ग है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आगे चलते हैं। एक थैले में 24 गेंद है, 1/6 भाग लाल गेंद है और 1/4 भाग नीली गेंद है। तो थैले में क्रमशः लाल और नीली गेंद की संख्या दिखाओ। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर समाधान। कुल गेंद इतनी, लाल गेंद 24 का 1/6। अब 24 का 1/6 4 हो गया, नीली गेंद होगी 24 का 1/4, यानी कि कितनी हो गई 6। सारी गेंदें नहीं दे रखी, बस नीली और लाल ही बतानी है और नहीं बतानी। हो गया, आगे चलें। दो पाइपों की लंबाई 162 मीटर और 216 मीटर। यदि दोनों को बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाना है ताकि कोई भी हिस्सा ना बचे, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। इसको हल करने के लिए चरण अपनाए उन्हें देखो। तो आपने इनका HCF निकालना होता है। हिंदी में कहूं तो महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो मैंने भाग विधि द्वारा निकाल दिया है। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाला जो कि 54 आ गया। तो हर पाइप को 54 मीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो सारे हिस्से बराबर बराबर आएंगे। अब चलते हैं भाग घ पर, जिसमें 3-3 नंबर के प्रश्न है 29 से 36 तक। देखो भाई, ये प्रश्न संख्या 29, क्योंकि पेपर लंबा इसलिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। प्रत्यूष ने अपनी मामी प्रत्यूष ने अपनी मामी के घर से जाने के लिए दो प्रकार के साधनों का प्रयोग किया। पहले 150 किलोमीटर की दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की और 30 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की। तो कुल यात्रा तय करने में क्या समय लगा। बिल्कुल मैंने सारा कर रखा है। बस से जो समय लगा, 150 किलोमीटर गया 50 की स्पीड से, तो 150 को 50 से भाग कर देंगे तो बस से लग गए 3 घंटे। 30 किलोमीटर की दूरी थी, बाइक की स्पीड भी 30 थी, तो केवल 1 घंटा। तो कुल समय उसका लगा 3 + 1 4 घंटा। ये कै भाग का उत्तर है। ख देखो, यात्रा पूरी करने में औसत गति क्या है। तो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हो गई 150 + 30 180, समय उसको लगा 4 घंटे, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति हो जाती है। आगे चलो, 30वां प्रश्न देखो। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। भाई ध्यान से देखना, देखो मैं भी दिखा रही हूँ। ये लाइन इसके समानांतर है, हो गया। फिर ये लाइन इसके समानांतर है, हो गया। और ये लाइन इसके समानांतर है, हो गया। अब कहता है किसी एक प्रतिच्छेदी रेखा की जोड़ी के नाम लिखो। मैंने RS और XY लिखा है, तुम देख लो। ये RS है और ये XY है। क्या दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल काट रहे हैं। तो हो गया एक जोड़ा। आप कोई और जोड़ा भी लिख सकते थे। मान लो आप लिख देते AB और XY, या मान लो आप लिख देते UV और RS, कोई भी लिखाते वो ठीक होता। सभी समानांतर रेखाओं की जोड़ी के नाम लिखो। जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं सबके नाम लिखने हैं। तो वो मैंने पहले ही बता दिया। AB तो CD के समानांतर है, तो ये रहा AB और CD का जोड़ा। RS PQ के समानांतर है और भैया UV XY के समानांतर है, तो लिख दिए मैंने। आगे बढ़ू, तीसरा भाग। UV द्वारा प्रतिच्छेदित सभी समानांतर रेखाओं की जोड़ी, ये UV है। इसको मैं मेन एक बार दोबारा कलर कर लेती हूँ, ठीक है। ये UV है, हो गया। अब इस UV रेखा ने जिसको प्रतिच्छेद कर रखा, वो कौन सी समानांतर रेखा है। देखो RS और PQ दोनों समानांतर हैं और UV से कट रही हैं, तो ये आ गया RS। और AB और CD ये दोनों भी UV से कट रही हैं। भाई AB और CD भी दोनों UV से कट रही हैं, तो ये आ गया। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। 31वां पर चलो। स्टेटमेंट देखने में बहुत लंबी है पर क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। नवंबर 2020 में हरियाणा में कोविड-19 के लिए किए गए परीक्षणों की संख्या 88,980 थी। यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन समान संख्या में परीक्षण किए गए, यानी हर रोज बराबर टेस्ट करे, तो हर रोज कितने टेस्ट हुए, दिमाग लगाओ। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, नवंबर के महीने में 30 दिन होते होंगे, पक्का 30 दिन होते हैं। अब
पूरे महीने में इतने लोगों का टेस्ट करा और हर रोज बराबर बराबर टेस्ट करे, तो क्या करो, इसको 30 से भाग कर दो, तो 88,980 को 30 से भाग करा तो 2,966 आ गया। जिन बच्चों को भाग करनी ना आए तो पहले भाग सीख लो। 30 दूनी 60, ऊपर से 9 उतारा, 30 निम्मा 270, 9 1, ऊपर से फिर 8 उतारा, 30 छिक्का 180 और फिर ऊपर से 0 उतारा और फिर 30 छिक्का 180। तो ये आ गया कि हर रोज कितने परीक्षण किए गए, इसको इससे भाग कर दिया। अब दूसरा भाग बड़े ध्यान से समझना। अभी एक टीकाकरण में बोतल में कुल 5 मिलीलीटर टीका होता है, यानी एक इंजेक्शन की बोतल ले ली तो उसमें 5 मिलीलीटर दवाई है। एक व्यक्ति को एक खुराक देने के लिए 0.5 मिलीलीटर टीके की आवश्यकता है। एक आदमी को 0.5 मिलीलीटर की जरूरत है। सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, एक आदमी को अगर एक बार दवाई लग रही है तो इतनी दवाई चाहिए। 8,980 लोगों को 2 खुराक में, अब ध्यान से सुनना, एक खुराक में दवाई लग रही है 0.5, तो 2 खुराक में लगेगी 1 मिलीलीटर दवाई। अब एक बोतल में कितनी दवाई आ रही है, 5 मिलीलीटर। एक आदमी को कितनी दवाई लग रही है, 1 मिलीलीटर। तो एक बोतल से में 5 मिलीलीटर जो दवाई है तो वो कितने आदमियों को लग जाएगी, 5 आदमियों को। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया भाई? एक आदमी के लगनी है 0.5 मिलीलीटर दवाई का दुगुना, यानी 1 मिलीलीटर दवाई एक आदमी के चढ़नी है। बोतल में 5 मिलीलीटर दवाई है तो वो कितने आदमियों को चढ़ जाएगी, 5 आदमियों को चढ़ गई। कितने आदमियों को चढ़ानी है, 8,980 को। तो कितनी बोतल चाहिए, तो 8,980 को 5 से भाग कर दो तो 1,796 बोतलों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 32, 41/2 और 71/3 को भिन्नों में बदले। तो ये मैंने यहाँ भिन्न में बदल रखा है, नहीं आता हो तो मैं एक भाग करके दिखा देती हूँ। 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, ऊपर से तारा 1, ना जाने की ये 0 आ जाएगी 1, तो 20 सही 1/2। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20 सही 1/2। ऐसे 71/3 को करोगे तो 23 सही 2/3। अब आगे ये क्या कहता है कि इनका योग निकालो, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 2 का 3 का ये लघुत्तम आ गया 6। अब 6 को 2 से भाग करो तो 3 आया, और 3 को यहाँ पर फिर मैंने 41 से गुणा कर दिया तो 123 आ गया। अब 6 को 3 से भाग करो तो 2 आ गया, और 2 को 71 से गुणा करो तो 142। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 265 ऊपर 6 नीचे। अब 265 को 6 से भाग कर देना, 44 से ही 1/6 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 33, कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे जरूर बताना है। आपको मैं एक बात अब बीच में पहले बता दूं कि आपकी जितनी भी वर्क बुक्स हैं, गणित की भी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैथ्स की वर्क बुक और बेटा जी उड़ान की वर्क बुक का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को अभी बीच में वीडियो को रोककर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज और वर्ग का परिमाप समान है। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है। वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये रही वर्ग की एक भुजा। वर्ग का परिमाप 8 8 8 और 8, चारों को जोड़ दो। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, ये आधार 6 सेंटीमीटर लंबा है तो इसकी एक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों को तो मैंने x मान लिया। तीसरी भुजा 6 है तो इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया x जमा x जमा 6। वर्ग का परिमाप हो गया चारों भुजाओं का जोड़, x जमा x हो गया 2x जमा 6 और 8 चौक 32 हो गया। इसके बाद अब यहाँ आ जाओ, 2x तो यहीं रह गया, 6 को परली तरफ राइट साइड में ले गए तो 32 में से 6 घट के 26 आ गया। ये आ गया 2x बराबर है 26। अब दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, 26 को 2 से भाग करोगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। यानी जो भुजाएं दोनों बराबर थी ये कितनी कितनी थी, 13 13 सेंटीमीटर थी।
34वें प्रश्न पर आ जाओ, बिल्कुल आसान। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 लाख में 100,000 होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में भर दिया है मैंने। 35 पे आ जाओ। संध्या की वर्तमान आयु को एस द्वारा दर्शाया गया है। संध्या एस साल की है, एस वर्ष की है संध्या नाम की एक लड़की। 7 वर्ष बाद संध्या की आयु क्या होगी? अगर अभी कोई बंदा, मान लो अभी तुम 10 साल के हो तो 7 साल बाद 10 जमा 7 के हो जाओगे ना। तो संध्या अगर अभी एस साल की है तो 7 साल बाद एस जमा 7 की हो जाएगी। 5 साल पहले एस घटा 5 की हो गई। अब सुनो, ललिता की वर्तमान आयु संध्या की आयु के दुगने से 6 ज्यादा है। संध्या एक्स लिख दिया भाई मैंने, ये एक्स नहीं है, यहाँ पर एस है। संध्या की आयु एस है तो ये 2s जमा 6 ललिता की आयु आ जाएगी। प्रश्न संख्या 36, 80, 90 और 105 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो भाई ये हमने 80, 90, 105 लिखा, पहले 2 से भाग करा तो 40, 45, ये भाग होता नहीं तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। फिर जब तक 2 पे जाता है भाग करते जाना है। फिर 2 से करो तो 20, 45, 105, फिर 2 से करो तो 10, 45, 105। अब 2 से हम 10 को रह गया करना, 2 5 10, 45 और 100, जब तक भाग नहीं होता तो यूं का यूं लिख देते हैं। अब 3 पे जा रहा है तो 5, 45 3 से करोगे 15 और 10 105 को करोगे 35। ऐसे ये पूरा भाग कर दिया जब तक कि आखिर में 1 नहीं आ गया और इन सब की गुणा कर दी, जो कि हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ गया 5040। ये था खंड घ। अब ये खंड अड़ है, दीर्घ उत्तरात्मक है, 5-5 नंबर के प्रश्न है, इन्हें देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखो बेटा। जीनत हर सप्ताह एक दुकानदार से सब्जी खरीदती है। जीनत सब्जी खरीदती है, 2 सप्ताह तक एक जैसी सब्जी खरीदती है लेकिन अलग अलग मात्रा में। ये देखो, जीनत ने ये तो पहले सप्ताह में सब्जी खरीदी है और ये दूसरे सप्ताह में सब्जी खरीदी है। भिंडी 840 ग्राम पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में 1 किलो 525 ग्राम। ऐसे ही प्याज, टमाटर और बैंगन लिए, ये पहले सप्ताह में लिए और ये दूसरे सप्ताह में। इनको देखकर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जीनत ने सप्ताह 1 में जो सब्जियां खरीदी उनका कुल वजन कितना था? ये 4 सब्जी ली थी। ये जो 840 ग्राम है इसको मैंने लिख दिया 0 किलोग्राम 840 ग्राम। ये ग्राम ग्राम एक जगह कर दिए, दिख रहे हैं आपको। किलोग्राम ऊपर 0 है तो एज इट इज कर दिया। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ोगे तो ये 6 किलो 230 ग्राम आ जाएगा। अब दूसरे हफ्ते में जो सब्जियां खरीदी ऐसे ही इनको 1 किलो 525 ग्राम, 2 किलो 350 ये भी, और ये केवल 785 ग्राम है तो ये तो 0 आ गया। अब ग्राम में ग्राम जोड़ दिया और यहाँ उसको मिलाकर हासिल लेकर 7 किलो 10 ग्राम ये बन गया। अब कहता है कि ये संख्या को दशमलव के रूप में लिखें और उत्तर किलोग्राम में दें। ये हिंट दे रखा है आपको, है ना। तो ये यहाँ मैंने किलोग्राम में पूरा नहीं लिखा, इसको मैं पूरा लिख दूंगी। 2 सप्ताह में सप्ताह 1 के मुकाबले कितने अधिक टमाटर खरीदे? तो ये टमाटर हैं, पहले सप्ताह में इतने खरीदे 1 किलो 750 ग्राम, दूसरे सप्ताह में 3 किलो 125 ग्राम। 3 किलो 125 का मैंने 3.125 बनाया, 1 किलो 750 ग्राम का मैंने 1.750, ये 1.375 आ गया, जिसे आप लिख सकते हो 1 किलोग्राम 375 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 पर। कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या जो ग्रीष्मकालीन शिविर में विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं नीचे सूचीबद्ध है। समर कैंप लग रहा था तो भैया समर कैंप में डांस में बेटा 30 बच्चे थे, म्यूजिक में 40, आर्ट में 25, बास्केटबॉल में 20 और वॉलीबॉल में 35। इनको प्रदर्शित करने के लिए लेखा चित्र या बार ग्राफ बनाओ। मैंने पहले से बना रखा है, एक लाइन ऐसे लेनी है, एक लाइन ऐसे लेनी है। बराबर दूरी पर आपने मार्क करना, D फॉर डांस, M फॉर म्यूजिक, ये रहा डांस, म्यूजिक, आर्ट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। और ये बराबर अंतर पर फुटे से मार्क करना है, 5-5 के अंतर पर। ये सब लिखना होता है गतिविधि छात्र संख्या। अब डांस में 30 बच्चे भाग ले रहे हैं तो डांस से मैं 30 तक लेकर गई और ऐसे ग्राफ खड़ा कर दिया, डंडा खड़ा कर दिया। म्यूजिक में 40 ले रहे हैं तो ये 40 तक चली गई। ऐसे ही आर्ट में देखो ये 25 बच्चे ले रहे हैं तो ये 25 तक।
बास्केटबॉल में 20 बच्चे ले रहे हैं तो 20 तक, और वॉलीबॉल में 35 बच्चे ले रहे हैं तो हम 35 तक बार ग्राफ बना दिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कहा गया है कि एक बार लेखा चित्र बनाए। देखो इसमें क्या गड़बड़ है कि यहाँ इंग्लिश में तो लिख दिया कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड बार ग्राफ, ये बार ग्राफ मैंने आपको यहाँ बता दी, लेकिन जब हम हिंदी में देखते हैं तो ऊपर दी गई जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए एक लेखा चित्र बनाओ। लेखा चित्र कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में है चित्रालेख, लेखा चित्र तो है नहीं भैया, क्या है, चित्र आलेख है। ठीक है, तो चित्र आलेख और मैंने इसका बना दिया है, तो आप इसका चित्र आलेख और देख लो कि भाई किस तरीके से बनता है। ये देखो, थोड़ा इसको हम उस पे कर लेते हैं स्क्रीन पे। ये देखो, डांस के 30 बच्चे, संगीत के 40, आर्ट के 25, तो इस तरह हम चित्र बनाते हैं। तो मैंने यहाँ एक चित्र बनाया इस तरह का, एक बच्चे का, विद्यार्थी का, आपके जैसे बच्चे का चित्र बनाकर इसको मैंने कह दिया कि ये एक चित्र का मतलब 5 विद्यार्थी है। अब डांस में आपके 30 बच्चे हैं, नृत्य में, तो ये भी नृत्य में कितने चित्र बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। अब संगीत में देखो तो 40 है, तो 40 के लिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ो तो आर्ट में 25 बच्चे हैं तो 5 पंजे 25 बना दिया। बास्केटबॉल में 20 बच्चे हैं तो 20 के लिए 4 चित्र बना दिए। और वॉलीबॉल में आपके 35 बच्चे हैं तो मैंने ऐसे यहाँ पर 7 चित्र बना दिए। ये बच्चे आपका चित्र आलेख है। ये सारी आपकी पेपर प्रिंटिंग की मिस्टेक है, दोनों चीजें मैंने आपको बनाकर दिखा दी हैं। चित्रालेख भी ठीक था, बार ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बार ग्राफ बता दिया है क्योंकि वो 7th क्लास में भी आना है। क्लियर हो गया? चलूं आगे? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। बड़े ध्यान से समझना, आसान बहुत है, बस थोड़ा पढ़ने में टाइम लगा होगा आपको। मयंक अपने बच्चों के लिए एक बॉक्सिंग रिंग बनाना चाहते हैं, यानी इसमें वे बॉक्सिंग खेलेंगे, जिसका फर्श वर्गाकार हो। वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर। रिंग के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 मीटर है। बेटा ये जो लंबाई है ये 2 मीटर है, ये लंबाई हर तरफ से 2 मीटर है। क्लियर हो गया? वह रिंग की सीमा के 4 और 3 पंक्तियों में रस्सी लगाना चाहता है। ये देखो, ये लग रही रस्सी, एक चक्कर, फिर ऊपर आ जाओ तो ऐसे 2 चक्कर, और फिर ऊपर आ जाओ तो ऐसे 3 चक्कर में रस्सी बांध दी ताकि बच्चे गिरे ना। आगे बढ़ू। अब ये क्या कहता है कि मयंक को फर्श को फोम रबड़ से ढकने के लिए प्रति वर्ग मीटर 1000 रुपए की दर से कितनी राशि चुकानी होगी। ये ना, अब कहानी को समझना है तुमने कि यहाँ पर सारे कहीं उसने ये फोम का फोम रबड़ बिछा दिया ताकि बच्चे गिरे ना। अभी कितना फोम बिछेगा, जितना इसका क्षेत्रफल है, तो लंबाई 2 चौड़ाई 2, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। फर्श का क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1000 रुपए है, तो फर्श ढकने के लिए फोम का खर्चा कितना हो जाएगा, 4 को 1000 से गुणा कर दो, 4000 रुपए। दूसरे भाग पर आ जाओ, उसे कुल कितनी रस्सी की लंबाई चाहिए। अब मेरी बात सुन लो, रस्सी देखो यहां से शुरू करो, 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8 और 3 बार है तो 8 दूनी 16 और 8 3 24। ठीक है, एक चक्कर में रस्सी की लंबाई 8 और 3 में कितनी, 24 मीटर। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। रस्सी की कुल लागत ज्ञात करें यदि 1 मीटर रस्सी की कीमत 60 रुपए हो। अब कुल रस्सी लग रही है 24 मीटर, 1 मीटर की कीमत 60 है तो 24 मीटर की 1424 गुणा 60 कर देना, 1440 रुपए आ जाएगी। अब आ जाओ, शायद ये लास्ट प्रश्न है 40वां। हाँ जी, ये लास्ट प्रश्न है 40वां। देखो ये भी बड़ा मजेदार है। कल्पेश और नितेश दोनों ही फल विक्रेता हैं। कल्पेश 5 किलो सेब 900 रुपए में बेचता है। अपने पापा के साथ जाओ ना, जब लेके आया करो सेब वगैरह, और ये तब पता लगेगा। नितेश 4 किलो 800 रुपए में बेचता है। तो सेब को कम दर पर कौन बेच रहा है, भाई कौन है जो सेब कम दाम में बेच रहा है। देखो, कल्पेश 5 किलो सेब 900 के बेचता है, तो 1 किलो सेब निकालने के लिए 900 को 5 से भाग कर देंगे, तो ये तो कल्पेश का 1 किलो सेब का मूल्य हो गया 180 रुपए। नितेश क्योंकि 200 के भाव में बेच रहा है और 4 किलो बेच रहा है, 4 किलो बेच रहा है,
तो उसका भाव हो गया 200 रुपए। अब इन दोनों में कम क्या है? 180। तो लिख दो कल्पेश कम दाम पर सेब बेच रहा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा देखो, अंजू ने उस विक्रेता से सेब खरीदा जो कम कीमत पर बेच रहा है। अब कम कीमत पे कौन बेच रहा है? कल्पेश। कितने भाव में बेच रहा है? 180 रुपये में। तो 2 किलोग्राम सेब के लिए अंजू को कितनी राशि अंजू ने चुकाई? अब कम कीमत पे तो कल्पेश बेच रहा है 1 किलो सेब 180 की, तो 2 किलो सेब 2 गुना 180 यानी 360 रुपए की। अब एक प्रश्न यहाँ पर नीचे है, उसको नीचे से देखेंगे। सॉल्यूशन मैंने यहाँ ऊपर करवाया है। कल्पेश 3 किलो केले 90 रुपए में बेचता है। 3 किलो केले। अंजू ने मोल भाव करके कल्पेश को केले की कीमत 3 रुपए प्रति किलो कम करने के लिए मना लिया कि भैया 3 रुपए तो कम कर दो 1 किलोग्राम में। सुन रहे हो? पहले इस बात को पकड़ो। कल्पेश ने 3 किलो केले थे 90 रुपए के बेचे, तो 1 किलो केले कितने के बिक गए भाई? 30 रुपए के। लेकिन अंजू बोली भैया प्लीज 3 रुपए कम कर दो 1 किलो में। तो 30 की बजाय कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गई, तो 1 किलो केले का मूल्य 30 में से 3 कम करके 27 रुपए हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ऐसे में 2 किलो केले के लिए उसने कितनी कीमत चुकाई। वैसे तो 1 किलो केले की कीमत 30 थी, अंजू ने रिक्वेस्ट करी 3 रुपए कम कर दिए, 27 होगी, तो 27 दूनी 54 रुपए दिए 2 किलो केले के। ठीक है। और ये इसमें एक इंटरनल चॉइस थी जिसे हम हरबंस पहेली बोलते हैं कि 1 से 5 तक की 3 संख्या चुनो और पहेली हल करो। आपके पेपर में ये निशान नहीं थे, ये निशान मैंने लगाए हैं। मैंने 3 नंबर ले लिए, 1 2 3। करना क्या है? इस खाने में 2 ऐसी संख्या भरनी थी जिनका जोड़ 5 आ जाए। तो मैंने 2 भर दिया और 3 भर दिया, तो 2 और 3 का जोड़ 5 आ गया। अब अगले खाने में आ जाओ भाई। अगले खाने में यहाँ 2 ऐसी संख्या भरनी है जिनको घटाओ तो 2 आ जाए, तो मैंने 3 और 1 भर दिया। अब आगे चलो, ये पूरी लाइन इकट्ठी थी, तो इस पूरी लाइन में ऐसे 3 नंबर भरने थे जिनकी, यहां से पकड़े मैंने, ऐसे 3 नंबर भरने थे जिनकी गुणा 6 हो, तो वो 3 नंबर तो यही थे, तो वो मैंने यहाँ भर दिए। और अब इसके लास्ट खाने पे आ जाओ। ऐसे 2 नंबर भरने थे जिनका जोड़ 30 हो, तो यहाँ 1 और यहाँ 2। एक बात का ध्यान रखना था कि किसी भी लाइन में और किसी भी कॉलम में एक नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 एक बार आया, इसमें 1 2 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आपके पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन था। अगर सॉरी, सैंपल पेपर नहीं, फाइनल पेपर का सॉल्यूशन था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और 7th क्लास के लिए अभी से मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।